नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, आज हम 72 बीपीएससी मेंस के इतिहास खंड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसकी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न की डिमांड क्या है, यानी क्वेश्चन हमसे वास्तव में क्या जानना चाहता है और यह प्रश्न कितने भागों में बटा हुआ है। इसके बाद हम पूरा मॉडल आंसर को विस्तार से समझेंगे और अंत में पूरे उत्तर का एक पेज का माइंड मैप देखेंगे जो एग्ज़ाम टाइम क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न के डिमांड को समझेंगे कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, और पहले पेज में जब प्रश्न के डिमांड को हम लोग समझ लेंगे कि प्रश्न को हमको लिखना कैसे है, क्या लिखना है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चंस का विस्तार से मतलब भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक स्टेप बाय स्टेप विथ डायग्राम इस पूरे आंसर को हम लोग देखेंगे। मतलब एक एक पॉइंट का हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चंस को मूल्यांकन करके और अंत में जब निष्कर्ष लिख देंगे तो फिर एक अंत में आपके लिए एक पेज का माइंड मैप, मतलब इस आंसर का एक माइंड मैप मैं आपको दूंगा जो एग्ज़ाम टाइम आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। यह है आपका माइंड मैप, मतलब एक पेज में जिसे आप बहुत कम टाइम में पूरे इसके आंसर को काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग विस्तार से पूरे क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी चरण के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा मूल्यांकन कीजिए कि स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को जनाधार प्रदान करने में किस सीमा तक योगदान किया। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और इस प्रश्न की मांग क्या है। दोस्तों, आप यहाँ एक चीज़ समझिए कि यह जो क्वेश्चन है आपसे 3 चीज़ें जानना चाहता है, याद रखिएगा। अब देखिए, पहला क्या आपसे प्रश्न यह जानना चाह रहा है, मतलब भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके हम आपको बताएंगे। पहला जो क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि उग्रवादी चरण क्यों आया, अर्थात उग्रवादी चरण के उदय का क्या कारण था। तो दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है ना कि कांग्रेस के अंदर उग्रवादी सोच क्यों पैदा हुई, यानी ऐसा क्या हुआ कि प्रार्थना और याचिका की राजनीति छोड़कर लोग अब संघर्ष की बात करने लगे। मतलब आपको यहाँ इसका रीजन बताना है जो मैंने यहाँ पर बता दिया है शॉर्ट में। जब रीजन इसका बताकर उसका विश्लेषण कर देंगे तो फिर जो इस प्रश्न का मतलब दूसरा पार्ट है जो आपसे जानना चाहता है वह है स्वदेशी आंदोलन ने क्या योगदान दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि अब प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा आपसे पूछ रहा है कि जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उसने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में क्या नया काम किया। यानी आपको यह दिखाना है कि स्वदेशी आंदोलन ने आंदोलन को केवल नेताओं तक सीमित नहीं रखा बल्कि जनता को जोड़ा, छात्रों को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ाया, सांस्कृतिक जागरण को तैयार किया। आप कह सकते हैं कि पहले राजनीति कुछ नेताओं की थी, स्वदेशी ने उसे जनता के बीच पहुंचाना शुरू कर दिया। जब प्रश्न का दूसरा पार्ट भी जब आप बता देंगे तो प्रश्न का जो तीसरा पार्ट मतलब क्वेश्चन जो आपसे जानना चाह रहा है किस सीमा तक। दोस्तों, एक बात यहाँ समझिए कि प्रश्न यह नहीं कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन ने पूरी तरीके से जनाधार दे दिया, बल्कि आपसे वह पूछ रहा है कि किस सीमा तक दिया। मतलब आपको सिर्फ तारीफ नहीं करना है, मतलब पहले बताना है कि उसका योगदान क्या है, फिर उसकी सीमाएं भी बतानी है। जब इतना बता देंगे तो फिर आप इसका एक पैरा में मूल्यांकन कर देंगे और फिर निष्कर्ष दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चंस में ना 2 शब्द है, एक विश्लेषण और दूसरा मूल्यांकन। इसको भी समझ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, क्वेश्चंस में एक विश्लेषण शब्द है, दूसरा मूल्यांकन। अब देखिए,
यहाँ विश्लेषण का मतलब है किसी बात के कारणों को सिर्फ गिनाना नहीं, बल्कि यह समझाना कि वह कारण कैसे और क्यों प्रभाव डालता है। दूसरा शब्द है मूल्यांकन, मतलब किसी चीज़ की अच्छाई और कमी दोनों देखकर अंत में अपनी संतुलित राय देना। दोस्तों, इन दोनों का मतलब आप समझ गए। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर का फॉर्मेट क्या होगा। तो पहले भूमिका, फिर उग्रवादी चरण की कारण, फिर स्वदेशी का योगदान, फिर स्वदेशी की सीमाएं, फिर मूल्यांकन और फिर निष्कर्ष। अब चलिए क्वेश्चंस को हम लोग विस्तार से करते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी चरण के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा मूल्यांकन कीजिए कि स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को जनाधार प्रदान करने में किस सीमा तक योगदान किया। अब हम लोग प्रश्न को ना भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक काफ़ी अच्छे से हम लोग समझकर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भूमिका, एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपको भूमिका शब्द नहीं लिखना है, वहाँ सीधा पैराग्राफ से शुरू करेंगे। मैं यहाँ इसलिए लिखा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि भूमिका क्या है, निष्कर्ष कौन सा है, इसीलिए हमने भूमिका यहाँ पर लिख दिया है। आप सीधा पैराग्राफ से शुरू करेंगे। अब चलिए भूमिका को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस के नेता अंग्रेजों से प्रार्थना, याचिका और भाषणों के जरिए सुधार मांगते थे। वे मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय है और धीरे धीरे हमारी बातों को मान लेंगे, लेकिन 20वीं सदी आते आते यह भरोसा टूटने लगा। अर्थात देश में एक नई सोच उभरी। अब सिर्फ विनती से काम नहीं चलेगा, अब संघर्ष करना होगा, और यही सोच आप देखेंगे आगे चलकर उग्रवादी चरण कहलाई। दोस्तों, आप एक बात को समझिए कि शुरुआत में कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ाई नहीं कर रही थी। मतलब कांग्रेस के नेता सोचते थे कि हम अपनी समस्या अंग्रेज सरकार को बताएंगे, आवेदन देंगे तो सरकार हमारी मांग को धीरे धीरे मान लेगी। लेकिन कई वर्षों तक ऐसा करने के बाद भी आप देखेंगे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। तब हमारे नई पीढ़ी के नेताओं को लगा कि अंग्रेजों से केवल मांगने से अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा, और यही सोच आगे चलकर उग्रवादी राष्ट्रवाद का आधार स्तंभ बनी। जब भूमिका बता देंगे तो फिर उग्रवादी चरण के उदय के कारण को बताना है, तो सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से पूरे मतलब उदय का जो रीजन है, मतलब कारण है, उसको लिख दीजिए। जैसे मैंने पहला पॉइंट आर्थिक शोषण व अकाल पहला कारण लिखा, तो आपको इतना बताने की विस्तार से ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सब लिख दिया हूँ, क्योंकि ये सारे चीज़ आपको याद नहीं रहेंगे। तो सिर्फ आप कारण लिखेंगे डायग्राम बना के, जितना भी कारण है। अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट को समझते हैं, फिर इसको आगे हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, पहला जो रीजन था आर्थिक शोषण एवं अकाल, दूसरा लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ, तीसरा नरमपंथियों की असफलता, चौथा बंगाल विभाजन, और पांचवा था अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा, और छठा था सांस्कृतिक जागरण एवं नए नेता। सारे को मतलब कारणों को आपने डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया। फिर आप नीचे एक डायग्राम बनाएंगे कि प्रार्थना याचिका, मतलब ऐसे समझिए कि प्रार्थना याचिका, फिर एरो देके निराशा, फिर असंतोष और फिर संघर्ष। मतलब आप इसको समझ लीजिए कि पहले भारतीय अंग्रेजों से प्रार्थना और याचिका कर रहे थे, जब उससे कुछ नहीं मिला तो इनको निराशा हुई, और निराशा धीरे धीरे ना असंतोष में तब्दील हो गई, और यही संतोष आगे चलकर ना संघर्ष में बदल गया, और इसी परिवर्तन को हम उग्रवादी चरण के उदय के रूप में देखते हैं। मतलब डायग्राम के माध्यम से दिखाने के बाद फिर इसका व्याख्या करेंगे नीचे कि उग्रवादी चरण क्यों आया, या उग्रवादी चरण के उदय का कारण क्या था। तो पहला पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे, आर्थिक लूट। पहले इसको हम लोग देखते हैं फिर समझेंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट था कि अंग्रेज भारत का धन व्यापक रूप से ब्रिटेन ले जा रहे थे। दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से इसका पर्दाफाश करते हैं। 1896-97 और 1899 से 1900 के भयंकर अकालों में लाखों लोग मरे, लेकिन सरकार की उदासीनता ने शिक्षित भारतीयों का अंग्रेजी शासन पर से विश्वास तोड़ दिया। अब इसको आप ऐसे समझिए
कि अंग्रेज भारत में केवल शासन नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत का पैसा और संसाधन अपने देश में ले जा रहे थे। मतलब ऊपर से आप देखेंगे कि जब हमारे देश में अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब भी अंग्रेज सरकार ने उनकी ठीक से मदद नहीं की। यही रीजन था कि भारतीयों को लगा कि यह सरकार हमारे भले के लिए तो नहीं है, बल्कि हमारा शोषण करने के लिए है। और यही गुस्सा आप देखेंगे कहीं ना कहीं उग्रवाद की ओर ले गया। अब दूसरा पॉइंट आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन की नीतियां। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे कि कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की उपेक्षा, विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण तथा उच्च सरकारी पदों से भारतीयों को दूर रखना, इन नीतियों से शिक्षित वर्ग में रोष फैल गया। मतलब आप कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ऐसी नीतियां बना रहा था जिससे आम भारतीयों की भागीदारी कम होती जा रही थी। मतलब आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे भारतीयों को भी बराबरी का अवसर नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए यहाँ के लोगों को लगा कि अंग्रेज हमें जानबूझकर दबाना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि दबाकर रखना चाहते हैं। और यही जो सोच थी ना, युवाओं के गुस्सा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे नरम पंथियों की विफलता। अब देखिए, लंबे समय तक याचिकाएं और भाषण होते रहें पर कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बहुत सीमित था। युवाओं को लगा कि प्रार्थना से अब कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष ही एकमात्र मार्ग है। अब देखिए, शुरुआत में कांग्रेस के नेता अंग्रेज से ना विनती करते थे, आवेदन देते थे, मतलब उससे सुधार की मांग करते थे। लेकिन कई साल बीत गया और कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। तब यहाँ की युवाओं को लगा कि अब मांगने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। फिर चौथा पॉइंट आप बताएंगे बंगाल विभाजन। अब देखिए, अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाया, पर वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। बंगालियों ने इसे अपने स्वाभिमान पर आघात माना, इसी ने उग्रवाद की चिंगारी को भड़का दिया। मतलब अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसीलिए उसे बांटना जरूरी है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे ना, मतलब भारतीय, इनको लगा कि भाई इनका असली मकसद मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटना नहीं है, बल्कि हमारी आपसी एकता को तोड़ना है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि यहाँ के जनता उनकी बातों को समझ करना काफ़ी गुस्सा हो गई और कहीं ना कहीं आंदोलन को तेज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इसीलिए आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन ना उग्रवाद को बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा रीजन के रूप में उभरने का काम किया। फिर पांचवा पॉइंट लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा। अब देखिए, 1904-05 में जापान द्वारा रूस पर विजय ने एशियाई देशों में आत्मविश्वास जगाया। इससे भारतीयों में यह विश्वास गहरा हुआ कि जो गोरी मतलब गोरे जो लोग होते हैं अंग्रेज, उनकी सत्ता अजय नहीं है और हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। अब देखिए, बहुत बड़ा मतलब ये एग्जाम्पल के रूप में आता है कि जब छोटा सा एक एशियाई देश जो जापान था, उस शक्तिशाली रूस को हरा दिया, तो यहाँ के भारतीयों को लगा कि भाई यूरोप की शक्तियाँ भी अजय और अमर नहीं है। मतलब यदि जापान हरा सकता है रूस को, तो हम भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं, मतलब उनसे स्वतंत्र हो सकते हैं। और यही सोच कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर आत्मविश्वास को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो यहाँ विश्वास इनका ना काफ़ी ऊपर तक चला गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे विचारक और नेता। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद के विचारों, बंकिम चंद्र की वंदे मातरम भावना, तिलक के कर्मठ नेतृत्व तथा लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने युवाओं को नई दिशा दी। मतलब इनके प्रभाव से राष्ट्रवाद को जोश और जनता को एक प्रकार से नई प्रेरणा मिली। याद रखिएगा, यहाँ प्रेरणा लिख लीजिएगा, मतलब प्रेरणा मिली। मतलब आप समझिए कि इस समय ऐसे नेता और विचारक मतलब सामने आए जिन्होंने लोगों से कहा कि अपने देश और अपनी शक्ति पर विश्वास करो। खास करके आप देखेंगे कि विवेकानंद ने यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास का भाव पैदा करने का काम किया। मतलब वंदे मातरम ने देशभक्ति की भाव को काफ़ी आगे तक ले गया। जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने युवाओं को संघर्ष करने के लिए तैयार किया। फिर आप लिखेंगे मतलब एक डायग्राम बनाएंगे कि उग्रवाद की ज़मीन कैसे तैयार हुई, है ना। तो उग्रवाद की ज़मीन कैसे तैयार हुई, तो पहले आप लिखेंगे आर्थिक शोषण, फिर प्लस दमनकारी नीतियाँ, प्लस नरम पंथ की असफलता, प्लस बंग भंग,
फिर एरो देके उग्र राष्ट्रवाद। इसको ऐसे समझिए कि आर्थिक शोषण से ना गुस्सा पैदा हुआ और जब दमनकारी नीतियां जब लाया गया तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस गुस्से को और बढ़ाने का काम किया। और जब नरमपंथियों की असफलता जब मतलब मिलने लगी तो जो उनका पुराना तरीका था ना आवेदन और मांगना, वह काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। और लास्ट में जो बंग भंगना कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवाद को काफ़ी बेहतर तरीके से प्रेरित करने का काम किया। मतलब इसके उदय का सबसे बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं रीजन है, मतलब इसी से उग्रवादी चरण का उदय हुआ। जब इस पॉइंट को हम बता देंगे तो फिर प्रश्न का जो नेक्स्ट मतलब जो बिंदु है जो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका आंसर हम लोग देंगे कि स्वदेशी आंदोलन ने क्या किया। एक चीज़ समझिए कि आपको हेडिंग देके ऐसे घेर देना है और लिखना है, क्योंकि टीचर को आप दिखाइए, टीचर को जब तक नहीं दिखाएंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप यह कभी मत सोचिए कि एक एक शब्द आपका टीचर पढ़ेगा। टीचर कभी कभी वर्टिकल भी कॉपी देखने लगता है। तो आप जब इसको हेडिंग बनाकर जब दिखा देंगे ना तो टीचर को लगेगा कि नहीं इसने पॉइंट को लिखा है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने कांग्रेस की राजनीति को बंद कमरों से निकालकर सड़कों, बाजारों, स्कूलों और घरों तक पहुंचा दिया। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने क्या किया कि इसकी सबसे बड़ी आप खासियत को आप समझिए कि इसने आंदोलन को केवल बड़े नेताओं और कांग्रेस की बैठकों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि यह स्कूल, कॉलेज, घर, बाजार मतलब कह सकते हैं कि घर घर तक पहुंचाने का काम किया। फिर पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। पहला पॉइंट जन भागीदारी। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, महिलाओं ने विदेशी वस्त्र त्यागे, मजदूरों ने हड़तालें की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, आम आदमी को लगा कि यह उसकी भी लड़ाई है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए जन भागीदारी वाली पॉइंट को कि पहले आंदोलन में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से पढ़े लिखे ही नेता दिखाई देते थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन में आप पहली बार देखेंगे कि छात्र, महिलाएं, मजदूर और आम लोग ना बड़ी संख्या में इससे जुड़ने लगे। मतलब आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी ना कहीं धीरे धीरे जनता की लड़ाई बनने लगी। सेकेंड पॉइंट आप इसमें देंगे आर्थिक स्वावलंबन। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि स्वदेशी केवल बहिष्कार नहीं था, अपनी वस्तुएं बनाने पर बल बंगाल केमिकल्स, टाटा स्टील जैसे उद्योगों को बल मिला और बैंक और बीमा कंपनियां खुली और आर्थिक गुलामी के विरुद्ध चेतना का कहीं ना कहीं जागरण हुआ। अब इसको ऐसे समझिए कि लोगों ने कहा कि केवल अंग्रेजों का सामान या उनका बहिष्कार करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपना सामान भी बनाना होगा। और यही थॉट कहीं ना कहीं भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया। मतलब लोगों में यह सोच आई कि अब हमें आर्थिक रूप से भी अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय शिक्षा। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा में आप क्या बताएंगे कि 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज भारतीय इतिहास, संस्कृति को महत्व और शिक्षा को राष्ट्रवादी दिशा प्राप्त हुई। मतलब लोगों को लगा कि अंग्रेजों की शिक्षा केवल नौकरी करने वाले लोगों को मतलब एक प्रकार से तैयार करने वाली है। वैसे अंग्रेज कहा भी करते थे कि सिर्फ हमें क्लर्क लेवल का लोग चाहिए जो हमारी शासन में ना मतलब एक प्रकार से योगदान दे सके। और कहीं ना कहीं भारतीयों को यह समझ में आ गया। मतलब उनको लगा कि ऐसी शिक्षा की ज़रूरत मतलब उनको महसूस हुआ कि जो अपने देश, इतिहास और अपनी संस्कृति पर हमें गर्व करना सिखाए। आप देखेंगे कि यही थॉट कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को ना मजबूत करने का काम किया। फिर नेक्स्ट आप बताएंगे सांस्कृतिक जागरण। रविंद्रनाथ ठाकुर का राखी बंधन या राखी उत्सव कुछ भी कह सकते हैं। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर दोनों एक ही थे, याद रखिएगा। स्वदेशी मेले, वंदे मातरम का भावनात्मक प्रभाव आंदोलन को सांस्कृतिक गहराई मिली। अब ऐसे समझिए कि स्वदेशी आंदोलन केवल राजनीति नहीं था। मतलब आप देखेंगे कि अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ना कहीं लोगों के अंदर देशभक्ति और उनके अंदर आपसी एकता की भावना पैदा करने का काम किया गया। और कहीं ना कहीं इससे आंदोलन से लोगों का जो मन था ना एक प्रकार से बड़े पैमाने पर जुड़ा। कह सकते हैं कि इससे आंदोलन लोगों के मन में जुड़ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे भविष्य के आंदोलनों की नींव। अब देखिए अरविंद घोष का निष्क्रिय प्रतिरोध, अनुशीलन समिति का संदेश प्रसार, आगे चलकर गांधी जी के सत्याग्रह और जन आंदोलनों
की एक प्रकार से यह आधार भूमि बनी। मतलब स्वदेशी आंदोलन में आप देखेंगे कि पहली बार लोगों ने यह सीखा कि सरकार का विरोध केवल भाषणों और आवेदनों से नहीं बल्कि विदेशी सामान का बहिष्कार करके, उनका सहयोग न करके, मतलब असहयोग के तरीके से जनता को जोड़कर मतलब बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। आप देखेंगे इसी तरीकों को आप देखेंगे ना कि आगे के आंदोलनों में, खासकर गांधी जी के आंदोलनों में बड़े रूप से दिखाई प्रदान होता है, चाहे देता है। जब इतना बता देंगे तो फिर एक डायग्राम से दिखाएंगे कि स्वदेशी से जनाधार कैसे बना। देखिए इस चीज़ को हम लोगों ने ऊपर देख लिया, लेकिन एक डायग्राम के माध्यम से आप थोड़ा दिखाइए कि बीच में आप स्वदेशी आंदोलन और एरो देके ऐसे बताएंगे जैसे कि आप छात्र, मतलब आप ऐसे समझिए कि स्वदेशी से जनाधार कैसे बना। तो छात्र, देखिए छात्र स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़े। आप देखेंगे इसीलिए युवाओं की बड़ी ताकत ना आंदोलन के साथ आ गई। अब सेकेंड पॉइंट, महिलाएं। अब देखिए कैसे जनाधार का आधार बना। अब देखिए महिलाएं ना कहीं आप देखेंगे ना कि स्वदेशी को घर घर तक अपनाने का काम की। मतलब आप देखेंगे कि यह आंदोलन न महिलाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंच गया। तीसरा, मजदूर। अब देखिए मजदूर क्या किए कि मजदूर हड़ताल और बहिष्कार में बड़े पैमाने पर शामिल हुए। आप कह सकते हैं कि इसलिए यह जो आंदोलन था ना कहीं जो कामगार थे ना, मतलब जो मजदूर थे, उन सारे वर्गों तक पहुंच पाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, बाजार। अब देखिए बाजार से कैसे, देखिए लोगों ने विदेशी सामान खरीदना बंद किया और कहीं स्वदेशी सामान को ना वो प्राथमिकता देने लगे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि बाजार भी आंदोलन का ना एक प्रकार के से औजार या कह सकते हैं हथियार बन गया। फिर स्वदेशी उद्योग। अब देखिए यह कैसे, तो देखिए भारतीय उद्योग, बैंक और बीमा कंपनियां बढ़ी। इसीलिए आप देखेंगे ना कि लोगों को अब यहाँ के लगा, मतलब लोग यहाँ के सोचने लगे कि हमें खुद की भी एक अर्थव्यवस्था खड़ी करनी चाहिए या खड़ी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो डायग्राम बनाकर मतलब नीचे एरो देकर लिखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा कैसे, देखिए राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज जब खुला तो कहीं भारतीय इतिहास संस्कृतियों को ना बड़े पैमाने पर मतलब पढ़ाया जाने लगा। इसीलिए नई पीढ़ी में ना एक प्रकार से राष्ट्रवाद की थॉट मतलब पैदा हुआ, मतलब इस तरीके की चेतना का ना भाव पैदा हुआ। फिर सांस्कृतिक एकता। अब देखिए यह कैसे, देखिए बड़े पैमाने पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि राखी उत्सव, मेला, गीत, वंदे मातरम, इन तमाम प्रकार के चीज़ों ना कहीं भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने का काम किया। और फिर भविष्य के आंदोलन, तो देखिए बहिष्कार, जन संगठन, विरोध, जितने भी जो तरीके स्वदेशी में अपनाए गए ना वही आप देखेंगे आगे बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का आधार बना। देखिए ये जो हम लोग डायग्राम बनाकर देखे थे इसको हम लोगों ने यहीं पर मतलब एक प्रकार से व्याख्या कर दिया था, लेकिन नीचे यदि आप दिखा देंगे थोड़ा सा डायग्राम बनाकर तो कहीं नंबर आपका बढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पर लिख देंगे कि फिर भी यह आंदोलन कुछ सीमाओं से मुक्त नहीं था। अब हम लोग क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, कमियां। अब देखिए एक चीज़ समझिए कि स्वदेशी आंदोलन ने बहुत बड़ा काम किया लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी थी। अब क्या सीमाएं थी तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, सीमित क्षेत्रीय विस्तार। अब देखिए आंदोलन मुख्यतः बंगाल और कुछ शहरों तक सीमित रहा, पूरे भारत का आंदोलन नहीं बन सका। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन बहुत प्रभावशाली था लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी पता है आपको, क्योंकि इसका असर जो था ना पूरे भारत में बराबर बिल्कुल भी नहीं था। मतलब आप देखेंगे बंगाल में यह बहुत मजबूत था लेकिन देश के बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के लोग ना इसमें बड़ी संख्या में खुद को नहीं जोड़ पाए, यह इसकी एक बड़ी कमजोरी थी। सेकेंड पॉइंट, किसानों की सीमित भागीदारी। अब देखिए गांव के किसान बड़ी संख्या में नहीं जुड़े, लगान और जमींदारी के प्रश्न केंद्र में नहीं आए। अब देखिए उस समय भारत की ज़्यादातर आबादी ना गांव में रहती थी, खेती करती थी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन किसानों की जो समस्याएं थी ना रोजगार जैसे लगान, कर्ज, जमींदारी, मतलब इन तमाम प्रकार की जो चीज़ें था ना इसको नहीं जोड़ पाया। इसीलिए आप देखेंगे ना कि बड़ी संख्या में किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सके। तीसरा पॉइंट, सांप्रदायिक विभाजन। अब देखिए अंग्रेजों ने बंग भंग को हिंदू मुस्लिम प्रश्न बनाने की कोशिश की, मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग दूर रहा। 1906 में मुस्लिम लीग और 1909 के पृथक निर्वाचन से जनाधार कमजोर हुआ।
अब आप इसको ऐसे समझिए, अंग्रेजों ने यहाँ भी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच न दूरी बढ़ाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इससे समाज के सभी वर्ग ना एक आंदोलन से इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए और यह आंदोलन को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम किया। फिर नेक्स्ट, आर्थिक कठिनाई। अब देखिए, स्वदेशी वस्तुएं ना महंगी थी और गरीबों के लिए विदेशी कपड़ा छोड़ना कठिन था। अब इसको ऐसे समझिए कि स्वदेशी वस्तुएं खरीदना देशभक्ति की बात जरूर थी, लेकिन समस्या यहाँ यह थी कि देसी सामान कई बार महंगा पड़ता था, कॉस्टली थी। गरीब आदमी के लिए सस्ता विदेशी कपड़ा छोड़कर महंगा स्वदेशी सामान खरीदना आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं आर्थिक कमजोरी भी यह इस आंदोलन की ना एक सीमा बनी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दमन और विखंडन। अब देखिए, सरकारी दमन, तिलक की गिरफ्तारी, अरविंद घोष पर मुकदमा और 1907 सूरत विभाजन, कुछ युवाओं का क्रांतिकारी हिंसा की ओर झुकाव। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए नेताओं को गिरफ्तार किया और उन पे मुकदमे चलाएं। आप देखेंगे दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी आपस में बट गए। आप देखेंगे इससे आंदोलन को एक साथ और संगठित रूप से आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं कठिन हो गया। अब देखिए, आप चाहते हैं तो यह डायग्राम बना सकते हैं, योगदान बनाम सीमाएं, एक तरफ योगदान का पॉइंट और दूसरी तरफ सीमाएं का पॉइंट। नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। योगदान में बस एक एक पॉइंट लिखना है, जन जागरण, आर्थिक चेतना, राष्ट्रीय शिक्षा, सांस्कृतिक ऊर्जा, भविष्य का नींव तैयार हुई। सीमाएं में सीमित क्षेत्र तक इसका विकास, कम किसान भागीदारी, सांप्रदायिक असर, महंगी स्वदेशी वस्तुएं, दमन। हमने इसको ऊपर बता दिया है सभी, लेकिन आप चाहेंगे तो इसको डायग्राम बना के एक शॉर्ट में दिखा सकते हैं। इसको बताने के बाद हम लोग अब चलेंगे मूल्यांकन की तरफ। अब देखिए, प्रश्न में मूल्यांकन क्या करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को पूर्ण जनाधार भले न दिया हो, पर उसकी भूमिका निर्णायक थी। उसने पहली बार जनता की शक्ति, आर्थिक स्वावलंबन और संगठन की क्षमता को सामने रखा। यह आगे गांधी के जन आंदोलनों की बुनियाद रखा, इसलिए इसे जनाधार की दिशा में पहला निर्णायक कदम कहा जा सकता है। अब देखिए, इसको सरल शब्दों में आप समझिए कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन ने पूरे भारत की जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया था, क्योंकि अभी भी किसान, गांव और देश के कई हिस्से पूरी तरीके से इससे नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन इसका यह भी नहीं था कि इसका महत्व कम था। इस आंदोलन ने पहली बार दिखाया कि अगर छात्र, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी और सभी आम लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो अंग्रेज सरकार पर भी दबाव बनाया जा सकता है। इसने लोगों को यह सिखाया कि आपको इसके लिए संगठित होकर एक बड़े पैमाने पर प्रयास करना होगा। इसने यह सीख दिया, यानी यही अनुभव आप देखेंगे ना कि आगे गांधी जी के समय बहुत बड़ा काम आया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन ने पूरा जनाधार नहीं बनाया, लेकिन जन आंदोलन बनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम जरूर उठाया। जब मूल्यांकन हम कर लेंगे तो फिर निष्कर्ष बता देंगे। अब देखिए, निष्कर्ष क्या बताएंगे कि उग्रवादी चरण का उदय, अंग्रेजी शोषण, दमन और नरम पंथ की विफलता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को पूरी तरीके से जनाधार नहीं दिया, फिर भी उसने जनता को जगाकर भविष्य के व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूत जमीन तैयार कर दी। दोस्तों, निष्कर्ष में हम पूरे आंसर को ना बहुत सरल तरीके से आपको समेटना है। उग्रवादी विचार अचानक नहीं आए, अंग्रेजों का शोषण बढ़ रहा था, सरकारी दमन कर रही थी, कहीं ना कहीं नरमपंथियों की जो प्रार्थना और याचिका जो थी उससे परिणाम नहीं निकल रहा था। इसलिए लोगों को लगा कि अब संघर्ष का रास्ता अपनाना जरूरी है। फिर स्वदेशी आंदोलन आया और कहीं ना कहीं पूरे भारत के हर व्यक्ति को आंदोलन से तो भले ही नहीं जोड़ पाया, लेकिन यह लोगों को जागाया जरूर, उनके अंदर आत्मविश्वास जरूर पैदा किया और कहीं ना कहीं उन्हें आंदोलन करने के तरीके को जरूर सिखाया। एक लाइन में यदि मैं आपको बोलूं तो स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता की लड़ाई को पूरा जन आंदोलन भले ही नहीं बनाया, लेकिन उसने वह जमीन तैयार कर दी जिस पर आगे गांधी जी का बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। दोस्तों, हम लोगों ने आंसर को काफ़ी अच्छे से देख लिया। अब पूरे आंसर को हम एक पेज में आपके लिए माइंड मैप में बना दिया हूँ। आप एग्ज़ाम टाइम इसको काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। भूमिका, उग्रवादी चरण के कारण पॉइंट वाइज, स्वदेशी आंदोलन का क्या योगदान था,
सीमाएं या कमियां, और फिर मूल्यांकन, और लास्ट में निष्कर्ष। और फिर इसका एक स्ट्रक्चर भी है, भूमिका, कारण, योगदान, सीमाएं, मूल्यांकन, निष्कर्ष। इस तरीके से इस आंसर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद।